हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीटेट और यूपीटेट के लिए कुछ पॉइंट्स देखेंगे। इसमें क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। उससे संबंधित बहुत ढेर सारी बातें हम लोग एक ही क्वेश्चन में जान लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमानों में कुल कितना समय लगता है, यानी कितने समय में सूक्ष्म शिक्षण खत्म होना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए, जो सही आंसर होगा वो होगा कितना, 36 मिनट। वह टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 36 मिनट। आइए देखते हैं हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रयोगशालाई एवं वैश्लेषणिक विधि है, जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं। भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण का समय 36 मिनट का होता है। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत, इसको किसने दिया था? इसको दिया था एलन तथा रियान ने 1968 में। सूक्ष्म शिक्षण के 5 मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया। पहला उन्होंने क्या कहा कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने जो बताया वो यह बताया, किंतु इस प्रकार के शिक्षण में साधारण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट, अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। और आखिरी पॉइंट यह है कि परिणाम संबंधी धारणा, साधारण ज्ञान एवं प्रतिपुष्टि के प्रभाव की परिधि विकसित होती है, ठीक है। इसी तरह से एक अलग क्वेश्चन, उसमें यह है समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है। तो समस्या समाधान का जो प्रथम चरण है वह होना क्या चाहिए, समस्या की पहचान। पहले हम समस्या को पहचानेंगे तब न उसका समाधान ढूंढेंगे। अब इससे संबंधित पॉइंट देखिए, समस्या समाधान के विधि के जनक जो हैं वो कौन है, वो सुकरात हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि समस्या समाधान के जनक कौन है, तो सुकरात हैं। समस्या समाधान के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों का सीखना आता है, ठीक है। अब इसके कितने चरण हैं? समस्या समाधान के निम्नलिखित चरण हैं। पहला, समस्या की पहचान। उसके बाद समस्या का निरूपण। तीसरा, समस्या समाधान की योजना बनाना। चौथा पॉइंट, सभी समाधानों या नाटकों का मूल्यांकन। और पांचवा है, एक समाधान को चुनें और उसका क्रियान्वयन करें। छठवां, प्रतिफल या परिणाम का मूल्यांकन। और सातवां और आखिरी जो पॉइंट है वह है समस्या एवं समाधान को पुनर्परिभाषित करें एवं उन पर विचार करें, ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन, उसमें ये पूछा जा रहा है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है, देखिए, तो इसमें प्रेरणा होता है, रुचि होती है, अधिगम की इच्छा होती है, लेकिन विषय वस्तु का जो स्वरूप होता है ये शामिल नहीं होता है। आइए देखते हैं कि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारण कौन कौन से मनोवैज्ञानिक कारण हैं जो अधिगम में योगदान देते हैं। पहला, प्रेरणा होता है। दूसरा, रुचि। तीसरा, अधिगम की इच्छा। और चौथा जो होता है वह होता है रुचिकर शिक्षण विधियाँ। पांचवा, कक्षा का वातावरण। छठवां, मानसिक स्थिति। और सातवां जो होता है बच्चे का स्वास्थ्य। एक इसी तरह से और क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो इसमें जो बायोडीजल की जो फसल होती है वो होती है कौन सी, जेट्रोफा, या इसी को रतन जोत भी कहते हैं, ठीक। बायोडीजल जेट्रोफा या रतन जोत से प्राप्त ईंधन है। इसके कुछ पॉइंट्स देखिए, यह जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के समतुल्य ईंधन है, यानी ये किसके बराबर है, यह डीजल के बराबर है। भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र ऑस्ट्रेलिया की मदद से काकीनाडा सेज, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। काकीनाडा शहर को फर्टिलाइजर सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ और देख लीजिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह 1986 में पर्यावरण संरक्षण है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट अधिनियम यहाँ पे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में। वन्य जीव संरक्षण देखिए, वन्य जीव अगर पूछेगा तो 1972 में, और वन्य संरक्षण यानी वनों का संरक्षण 1980,
जैव विविधता संरक्षण 2002, राष्ट्रीय जल नीति ये भी 2002, और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है ये 2004 में पारित हुआ, और वन अधिकार अधिनियम 2006 में। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने देखे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।